नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे जीएसएम और उसका आर्किटेक्चर कि जीएसएम क्या होता है। तो चलते हैं आगे हम। जीएसएम एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है। जैसे कि मैंने आपने बताया कि जीएसएम एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी वो एनालॉग थी। जब टेलीफोन सर्विस के अंदर जो टेक्नोलॉजी आई थी वो एनालॉग थी, जिसे कहते हैं एएमपीएस, एनालॉग मोबाइल फोनिक सर्विस। ठीक है। जीएसएम जो है वो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डीएमपीएस कहलाती है, डिजिटल सेलुलर मोबाइल फोनिक सर्विस। अब जीएसएम जो है वो टीडीएमए और एफडीएमए दोनों पे बेस है और सेलुलर आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, जो कि हमने पढ़ा था सेलुलर आर्किटेक्चर। जीएसएम से वॉइस, डेटा और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जो अपने फैक्स मशीन होती हैं, ये होती है ना, ये डिजिटल सर्विसेज कहलाती हैं, इनको सपोर्ट करता है। इवन डेटा भी, जैसे आप इंटरनेट चला रहे हो, ये डेटा बियरिंग सर्विस भी ये सपोर्ट करता है विद डेटा रेट 64 kbps टू 10 mbps। ठीक है। अब ये डेटा रेट है, ये जनरेशन के हिसाब से चेंज होती है। तो जीएसएम नॉर्मली टीडीएमए और एफडीएमए पे काम करता है। वो हम देखेंगे आगे कि कैसे टीडीएमए और एफडीएमए पे काम करता है। जीएसएम 3 बैंड में काम करता है, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 1900 मेगाहर्ट्ज। 900 मेगाहर्ट्ज में नॉर्मली जो होता है 890 से लेके 915 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो टेलीकम्युनिकेशन यूनिट ने अलॉट कर रखी है। किसके लिए? अपलिंक के लिए। ठीक। एंड 935 से 960 मेगाहर्ट्ज जो है वो हमारी किसके लिए दे रखी है? डाउनलिंक के लिए। अपलिंक क्या होता है? जब हमारा सिग्नल मोबाइल से टावर को जाता है, बीटीएस को जाता है, और टावर से अगर मोबाइल को आ रहा है तो वो डाउनलिंक होता है। तो अपलिंक का बैंड अलग है, डाउनलिंक का बैंड अलग है। ऐसे 1800 मेगाहर्ट्ज है। 900 मेगाहर्ट्ज पुराना बैंड था जिसे कहते थे 2G स्पेक्ट्रम। 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड अभी जो करंट में चल रहा है। 1900 मेगाहर्ट्ज बैंड है, ये अमेरिका में चलता है। आने वाला जो बैंड है वो IMT है, इंटरनेशनल मोबाइल टेलीफोनिक 2000 बैंड। ठीक है। तो हम देख लेते हैं जैसे अपलिंक क्या होती है और डाउनलिंक क्या होती है। आपको मैं बता देता हूं। अगर हमारा कोई टावर है, ये हमारा टावर है और यहाँ पे हमारा एक मोबाइल है, तो अगर इससे कोई सिग्नल जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड अपलिंक। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? अपलिंक। तो अपलिंक का बैंड अलग होता है। ठीक है। तो अगर हमारा सिग्नल आ रहा है तो इससे कहेंगे हम क्या? डाउनलिंक। और डाउनलिंक का बैंड अलग होता है जीएसएम के अंदर, और इसी को कहते हैं अपन एफडीडी टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी कहलाती है? एफडीडी। एफडीडी का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स। मतलब एक टावर को 2 फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है, एक अपलिंक के लिए और एक डाउनलिंक के लिए, इसलिए इसे बोला है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब होता है 2 वे कम्युनिकेशन। तो मतलब एक, जैसे मान लो आपका बहुत बड़ा बैंड था, मैंने बताया था ना एफडीएमए में। एफडीएमए में आपको क्या बताया था मैंने कि एक बैंड है, जैसे ये एक बैंड है, ये अपलिंक बैंड है, इसके आपने बहुत सारे टुकड़े कर दिए, सब बैंड बना दिए आपने। सब बैंड में से एक सब बैंड आपने इस टावर को दे दिया, तो ये अपलिंक का बैंड था, तो उसमें से एक बैंड आपको मिल गया। अपलिंक का बैंड था जिसमें से ये वाला आपको मिल गया। अब ऐसे ही डाउनलिंक का भी एक बैंड होगा। सपोज करो ये डाउनलिंक वाला बैंड है, ठीक है, और इसके भी हमने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। तो डाउनलिंक के बैंड भी में से भी एक बैंड इसको मिल जाएगा, एक बैंड इसको मिल जाएगा जो कि टावर से मोबाइल के लिए होगा। ठीक है। चलते हैं हम अगले के लिए। अब जीएसएम की जनरेशन जो है, जीएसएम नॉर्मली 2G से स्टार्ट हुआ था यूरोप में, जिसे हम बोलते थे वॉइस और एसएमएस सपोर्ट करता था ये।
मतलब एक यूज़र अपना वॉइस भेज सकता है या एसएमएस कर सकता है। फिर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी तो जीएसएम विद जीपीआरएस आया, जिसमें डाटा रेट 64 kbps की थी 2.5G। फिर आया 2.75G जिसे कहते हैं एज, एनहेंस डाटा रेट विद जीएसएम एवोल्यूशन, जिसमें डाटा रेट 440 kbps की थी। ठीक है, इसलिए आपके यहाँ मोबाइल में ई लिखा आता है, ई का मतलब एज। फिर आया 3G, WCDMA या UMTS, वाइड बैंड CDMA या यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनी सर्विस, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनी सर्विस। ठीक, ये 3G है, इसके लिए H लिखा आता है। और अभी जो आप यूज़ कर रहे हो नॉर्मली 4G यूज़ कर रहे हो, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसमें डाटा रेट 2 से 10 Mbps है। और फिर वोल्ट भी चल रहा है आजकल, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसकी डाटा रेट है 10 से 100 Mbps। और अब जो आएगी आने वाली टेक्नोलॉजी वो 5G है, मल्टीपल कैरियर CDMA, मल्टीपल कैरियर CDMA, जिसमें एंटीना का साइज फेमटो टाइप का होगा, बहुत छोटा होगा, और गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड होगी। और 6G जो अभी सैमसंग लॉन्च करने वाला है, क्योंकि इंडिया को 5G में बहुत कम स्पेक्ट्रम मिला है, इंडिया को 5G में बहुत कम स्पेक्ट्रम मिला है, इसलिए हम सैमसंग जो है 2028 तक 6G लॉन्च करने वाला है। ठीक, अब हमें प्रूव करना है कि GSM TDMA और FDMA पे बेस है। तो हम एग्जांपल लेते हैं 900 मेगाहर्ट्ज, जैसे मैंने अभी बताया। तो 890 से 915 मेगाहर्ट्ज अपलिंक है और 935 से 960 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक है। अगर अपलिंक की बैंडविड्थ देखें तो 25 मेगाहर्ट्ज है। 25 मेगाहर्ट्ज के हमने टुकड़े करे 200 किलोहर्ट्ज के, जिनमें गार्ड बैंड हमने 10 किलोहर्ट्ज का रखा है। तो ऐसे हमें कितने टुकड़े मिले? 125 टुकड़े मिले, 125। इस टेक्निक को बोला हमने FDMA, क्योंकि हमने सब बैंड बनाए। अब मान लो इस 125 टुकड़े में से 15 टुकड़े BSNL ने खरीद लिए। अब BSNL को क्या करने पड़े? ये टुकड़े टावरों को अलॉट करेगा, इसे कहते हैं चैनल एलोकेशन। 15 सब बैंड में से कोई एक सब बैंड, 2 सब बैंड वो टावर को अलोकेट करता है। तो मान लो उसने सिरमौली के जो BTS है, सिरमौली का जो टावर है, उसको एक सब बैंड अलॉट कर दिया, पर यहाँ पर बंदे तो 50 हैं। अब एक सब बैंड में 50 बंदे कैसे एडजस्ट करेंगे? तो वो टाइम के हिसाब से करते हैं, तो इसे कहते हैं TDMA। तो GSM किससे मिलके बना है? TDMA और FDMA से मिलके बना है। अब GSM के नॉर्मली सब सिस्टम कौन से हैं? GSM पूरा एक सब सिस्टम है, GSM पूरा एक सिस्टम है, पर GSM में सब सिस्टम होता है, पार्ट होता है। जैसे मोबाइल स्टेशन सब सिस्टम MSS पार्ट होता है, फिर बेस स्टेशन और सर्विस सब सिस्टम BSS पार्ट होता है, फिर नेटवर्क स्टेशन सब सिस्टम या नेटवर्क सर्विस सब सिस्टम NSS पार्ट होता है, और ऑपरेशन एंड कंट्रोल रूम, ये हमारा ऑपरेशन एंड कंट्रोल रूम वाला पार्ट होता है। अब MS क्या होता है? MS एक ऐसा सब सिस्टम है जो कि BSS का ही पार्ट बोला जाता है नॉर्मली, पर MS यूजर के पास होता है, यूजर के पास, और बाकी के हैं वो नेटवर्क के पास होते हैं। ठीक है, यूजर के पास में केवल MS है, बाकी नेटवर्क का पार्ट है। BSS पार्ट जो होता है वो रेडियो सब सिस्टम कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है, GSM एक वायरलेस है, तो वायरलेस केवल मोबाइल और BSS के बीच में रहता है, बाकी लिंक ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा रहता है। बाकी जितने भी नेटवर्क सब सिस्टम है वो नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर या वायर्ड सिस्टम से जुड़े रहते हैं। मोबाइल और BSS के बीच में वायरलेस होता है, इसलिए इसे अपन ने बोला रेडियो सब सिस्टम। इसका काम क्या है? रेडियो पाथ जो मोबाइल और उसके बीच में जुड़ा हुआ है उसको मैनेज करना, मोबाइल और उसको मैनेज करना। ऐसे मोबाइल और बाकी अदर सब सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस है वो हमारा रेडियो इंटरफेस है, उसको मैनेज करना BSS का काम है। अब BSS में नॉर्मली BTS भी आ जाता है और BSC भी आ जाती है। BSS में हमारा क्या आता है? BTS और BSC। और ये BTS और BSC का रोल क्या है? मोबाइल स्टेशन को NSS से कनेक्ट करवाना, मतलब बीच में BTS और BSC रहेंगे, मतलब बीच में BSS पार्ट रहेगा। ठीक है, चले आगे। तो हम देख रहे हैं GSM का आर्किटेक्चर, जिसमें देखिए ये बहुत सारे मोबाइल हैं और हर मोबाइल अपने अपने BTS में काम कर रहा है। तो देखिए ये वायरलेस मीडियम है, फिर बहुत सारे, जैसे ये 3 BTS हैं, ये एक BSC में कनेक्टेड है,
ऐसे ये दो BTS है, ये इस BSC में कनेक्टेड है। अब BTS जैसे मान लो ये 6 मील का टावर है, ये कहाँ का टावर है, नॉर्मली ये टेल्को का टावर है, ये हमारा भगत सिंह का टावर है। तो ये तीनों टावर अलवर के हैं तो एक BSC में जोड़ दिए। और जैसे ये राजगढ़ का BTS है, फिर राजगढ़ के बाद में ये सपोज करो मालाखेड़ा का BTS है, इन दोनों को एक BSC में जोड़ दिया। फिर ये दोनों MSC जयपुर में एक MSC से जुड़ी रहती है। जयपुर में मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, BSC का मतलब होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, और MSC से जुड़े रहते हैं कुछ रजिस्टर्स जिन्हें कहते हैं HLR होम लोकेशन रजिस्टर, VLR और EIR। इस MSC से लैंडलाइन फोन भी जुड़े रहते हैं, इसे कहते हैं अदर नेटवर्क। इस MSC से खुद की कंपनी का दूसरी MSC भी जुड़ी रहती है। जैसे जयपुर की MSC से BSNL की जोधपुर वाली MSC जुड़ी हुई है, दिल्ली वाली जुड़ी हुई है, ऐसे एयरटेल वाली MSC जुड़ी रहती है, आइडिया की MSC जुड़ी रहती है, इनको कहते हैं अदर MSC। और एक होता है OSS ऑपरेशन एंड सर्विस सब सिस्टम, ठीक है। अब NSS वाला पार्ट क्या करता है, NSS क्या करता है, स्विचिंग कराता है। मतलब मान लो आपको कॉल करनी है, तो कॉल करने के लिए मैंने आपको बताया टाइम स्लॉट मिल गया, ऐसे जिसको कॉल कर रहे हो उसको भी टाइम स्लॉट मिल गया। तो इन दोनों के टाइम स्लॉट को इंटर स्विच कराने का काम किसका है, MNSS का है। जैसे मान लो ये टाइम स्लॉट मिल गया, ये टाइम स्लॉट मिल गया, ऐसे जिसको कॉल करा उसको भी मिल गया, तो इन दोनों को कनेक्ट कराने का काम किसका है, NSS का है, ठीक। और ये MSC क्या करती है, लैंडलाइन फोन, जैसे PSTN कहते हैं जिसे, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोनी नेटवर्क, और ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क से भी कांटेक्ट करता है ये MSC। बात समझ में आ गई है, नहीं आई? ठीक है। और ये किससे काम करता है, ये लैंडलाइन फोन होते हैं जिन्हें कहते हैं पब्लिक स्विचिंग टेलीफोनी नेटवर्क। अब अगला सिस्टम जो है वो OSS पार्ट है। OSS क्या होता है, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करता है। ये इंजीनियर्स को अलाउ करता है मॉनिटर करें, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ट्रबल शूटिंग करें, ये यहीं से ही होता है। ये GSM के दूसरे सब सिस्टम के साथ भी कनेक्ट होता है, क्योंकि हमको सारी चीज़ें करनी है। OSS का काम बहुत सारा है, बिलिंग करना है, डायग्नोज करना है, ठीक है। किसी बंदे ने कोई और चीज़ अपग्रेड करानी है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है किसी भी सब सिस्टम में, तो वो सारा काम OSS में होता है। कोई नई फैसिलिटी ऐड करनी है तो वो OSS में होता है। अब सबसे पहला काम करते हैं मोबाइल स्टेशन का, MSS का काम करता है। इसमें दो पार्ट आ जाते हैं नॉर्मली, मोबाइल इक्विपमेंट और सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम। मोबाइल इक्विपमेंट मतलब हैंडसेट। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जब हम फ़ोन में सिम नहीं डालते थे तो वो लिखा आता था इंसर्ट सिम कार्ड, मोबाइल काम ही नहीं करता था, उसको मोबाइल इक्विपमेंट बोलते थे। आज के ज़माने में जो आ रहे हैं वो स्मार्टफोन आ रहे हैं कि सिम भी नहीं डालोगे तो गाना वाना तो सुन ही सकते हो, पर मोबाइल गाने वाने सुनने के लिए नहीं होता, मोबाइल कॉल करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, इनके लिए होता है। तो उसके लिए सिम डालना बहुत ज़रूरी है। और किस में डलती है वो सिम, मोबाइल इक्विपमेंट में। अब मोबाइल इक्विपमेंट में क्या होता है, नॉर्मली ये एक तरह से एक पोर्टेबल डिवाइस है जो हाथ में रखी जाती है, जिसको अपन ट्रैवल करा सकते हैं, और इसका एक यूनिक नंबर होता है जिसे कहते हैं IMEI नंबर, ठीक है। ये वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन के लिए होती है और पावर लेवल 0.8 से 20 वाट का पावर लेवल पे काम करती है। ज़्यादा पावर लेवल दे ही नहीं सकते, नहीं तो टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी क्या कहती है, फिर खतरा बढ़ता है हेल्थ के लिए। इसके अंदर हार्डवेयर होता है जिसके अंदर डिस्प्ले होती है, केस होता है, बैटरी होती है, और बाकी के सर्किट्स होते हैं जो सिग्नल को प्रोसेस करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए। और हर मोबाइल इक्विपमेंट का एक यूनिक नंबर होता है जिसे अपन ने क्या बोला, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कॉल करते हो आप, ये IMEI नंबर ट्रांसफ़र होता है और ये IMEI नंबर चेंज नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे गफ्फार मार्केट में लोग हैं जो इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, सॉफ्टवेयर से चेंज हो जाता है, पर ये उसमें नहीं होता। ये नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई बंदे का मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो जब FIR कराता है
तो ये IMEI नंबर से ही ट्रैक होता है कि वो बंदा कहाँ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते टाइम IMEI नंबर की इंफॉर्मेशन जाती है। और अगर ये मोबाइल नंबर चोरी का है और उसकी FIR करा रखी है तो ये IMEI नंबर EIR के अंदर एक रजिस्टर होता है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर होता है? EIR। इसमें स्टोर कर दिया जाता है। इसके अंदर दो लिस्ट होती हैं, व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो अगर आपका नंबर व्हाइट लिस्ट में है तो मतलब आप जेन्युइन बंदे हो, पर अगर आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में है IMEI नंबर तो मतलब आपका मोबाइल चोरी का हुआ है। ठीक है, तो आपको ट्रैक कर लिया जाएगा। ठीक है, अब मोबाइल इक्विपमेंट का काम क्या है? ये कॉल करने के लिए या रिसीव करने के लिए होता है नॉर्मली। इसका नॉर्मली इसमें नंबर डिटेल होती है जो नेटवर्क की डेफिनेशन बताते हैं। जैसे इसमें एल्गोरिदम्स लगे होते हैं, A5 एल्गोरिदम, A8 एल्गोरिदम। इसके अंदर एक वर्ड होता है पिन नंबर। आप देखे होंगे मोबाइल फ़ोन में पिन नंबर होता है, जो नॉर्मली फ़ोन को एक्टिवेट करने के काम आता है। और ये पिन नंबर इन एल्गोरिदम पे काम करता है। इन एल्गोरिदम पिन नंबर, जब आपको नेटवर्क से कोई सर्विस एक्टिवेट करानी होती है ना तो पिन नंबर काम आता है। ऐसे ही सिम जो होती है उसके अंदर यूजर की आइडेंटिटी होती है। यूजर की आइडेंटिटी, राइट? कौन सी आइडेंटिटी? जिस नेटवर्क की वो सिम है उसकी। इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं नॉर्मली। इसमें पहले तो मेमोरी होती है सिम के अंदर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं इसे, जिसमें कॉन्टैक्ट और मैसेज सेव कर सकते हो। आपने देखा होगा सिम के पीछे लिखा रहता है 64K 32K। तो ये नंबरों को स्टोर करती है। एक नंबर होता है MC नंबर जो ये स्टोर करती है, और एक नंबर होता है MSISD नंबर। पहले अपन पढ़ेंगे MC नंबर। पहले MSISD नंबर पढ़ेंगे। MSISD नंबर क्या होता है? एक प्राइमरी की होती है जो HLR रिकॉर्ड करता है। नॉर्मली HLR के रिकॉर्ड के अंदर होती है। ये 15 डिजिट का नंबर होता है। जैसे मान लो एक नंबर है हमारा +919461319751। ये सब्सक्राइबर का मोबाइल नंबर है। सब्सक्राइबर का मोबाइल नंबर है। यूज़र बहुत सारे MSISD नंबर ले सकता है अलग अलग सिम से, ठीक है, और एक ही हैंडसेट में लगा सकता है अगर ड्यूअल स्लॉट है तो। इसमें +91 इज द कंट्री कोड है। NDC नेशनल डेस्टिनेशन कोड जो है वो 9461 है, जो कि BSNL राजस्थान है। बाकी के जो लास्ट के डिजिट हैं वो मेरे सब्सक्राइबर के नंबर है। ठीक है, MSISD वो नंबर है जो सिम कार्ड में लगा होता है, एसोसिएटेड होता है, जिससे कि हम कॉल करते हैं, जिससे कि हम मैसेज कर सकते हैं। मतलब हमारा एक आइडेंटिटी है, यूज़र के नंबर की आइडेंटिटी, जिस नेटवर्क में वो कनेक्टेड है। 15 डिजिट का मैक्सिमम लेंथ होता है, जिनमें 1 से 3 डिजिट कंट्री कोड के लिए रिजर्व है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा HLR जो होता है वो सारे MSISD नंबर को स्टोर रखता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है MC नंबर, जो कि HLR को मतलब प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की का मतलब अगर किसी यूजर का वेरिफिकेशन करना है तो वो MC नंबर के थ्रू होता है। MSISD नंबर तो यूजर का सब मोबाइल फोन नंबर है, पर उसको HLR में अगर चेक करवाना है तो वो MC नंबर की होता है, क्योंकि उसकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो MC नंबर के अगेंस्ट ही रिकॉर्ड होती हैं HLR में, कि इसको कौन कौन सी सर्विस दे रखी है, इसको कौन सा डाटा प्लान दे रखा है, इसकी करंट लोकेशन क्या है, इसको कॉल डाइवर्ट और फॉरवर्डिंग की सर्विस दे रखी है नहीं दे रखी है। तो ये सारी सर्विसेज केवल MC नंबर के ऊपर अप्लाई होती है। इसलिए मतलब एक सिम के MC नंबर भी होता है और MSISD नंबर भी होता है। MSISD नंबर का काम केवल इतना है कि वो केवल अपना मोबाइल नंबर होता है कि किसको कॉल करोगे और किससे मैसेज भेजोगे, दैट इज। पर सर्विसेज की वेरिफिकेशन MC नंबर पे होती है कि जब वो HLR में उसका रिकॉर्ड चेक होता है। HLR का मतलब है होम लोकेशन रजिस्टर, उसका रिकॉर्ड चेक होता है तो वो इस नंबर पे ही चेक होता है। जैसे मेरा रोल, तुम्हारा जो रिकॉर्ड चेक होता है RTU के अंदर जो रिकॉर्ड चेक होता है वो रोल नंबर के हिसाब से होता है, पर तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी आइडेंटिटी है।
ठीक है। तो एमसी नंबर क्या है? एक वैलिड आईएमईआई नंबर है जो सिम में स्टोर होता है, मतलब एक वैलिड आईएमईआई नंबर के साथ ये सिम में स्टोर होता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, मोबाइल कंट्री कोड जो कि नॉर्मली जैसे +91 है वो, फिर मोबाइल नेटवर्क कोड एमएनसी नंबर होता है, ये 2 डिजिट का होता है, तो मैंने बताया था एमसीसी, और इसी से ही टावर की आईडी भी जनरेट होती है। कौन सा यूज़र किस टावर में काम कर रहा है ये एमसी नंबर ही होता है, और एमसी नंबर चेंज होता रहता है नॉर्मली। एरिया टू एरिया। तो एमसी नंबर फ़ोन के अंदर ही होता है सिम के लिए, सिम के पास होता है पर ये जो सिम में डलता है, और ये एमसी नंबर डिटेल एक्वायर करने में काम आता है एचएलआर से और वीएलआर से। मैंने क्या बताया, किसी भी एचएलआर के अंदर जो सर्विसेज स्टोर हो रही हैं वो एमसी नंबर के अगेंस्ट में हो रही हैं, एमएसआईएसडी नंबर के अगेंस्ट में नहीं हो रही है। तो एक एमसी नंबर नॉर्मली एक सब्सक्राइबर को आइडेंटिटी करता है, जबकि एमएसआईएसडी नंबर एक सब्सक्राइबर का फ़ोन नंबर है। एमसी नंबर इंटरनली यूज होता है एक बंदे को उसके आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। यूज़र को अपना एमसी नंबर नहीं पता होता, ध्यान रखना, किसी को भी नहीं पता अपना एमसी नंबर, पर एमएसआईएसडी नंबर तो सबको पता है, अपना खुद का मोबाइल नंबर आपका एमएसआईएसडी नंबर है। ये केवल इसलिए बोला जाता है कि मान लो मेरे को आज फ़ोन नंबर लगाने हैं, किसी से बात करनी है, तो जिससे बात करनी है उसका एमएसआईएसडी नंबर पता होना चाहिए, पर जब उसकी सर्विस चेक करी जाएगी जिससे आप बात कर रहे हो तो वो उसके एमसी नंबर से चेक करी जाएगी कि इसके पास कौन कौन सी सर्विस है। मान लो आप उस बंदे को वीडियो कॉल लगा लो, तो वीडियो कॉल तो लगा लो, आप उसका नंबर डायल कर दो, आप वीडियो कॉल लग जाएगा, पर क्या उसके पास में वीडियो कॉल का सर्विस है, ये चीज़ उसके एमसी नंबर से पता लगेगी। मतलब उसके भी एमसी नंबर और एमएसआईएसडी नंबर है, तो उसका एमसी नंबर अगर कह रहा है कि आपके पास वीडियो कॉल नहीं है तो आप उसको वीडियो कॉल नहीं लगा सकते, उसका एमसी नंबर उसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो थैंक यू, ये था हमारा जीएसएम का इंट्रोडक्शन और जीएसएम का आर्किटेक्चर का पहला पार्ट जिसे कहते हैं एमएसएस, ठीक है। थैंक यू।